नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्स हैं जिनके पीछे सबसे ज़्यादा विवाद, सबसे ज़्यादा सवाल चलते हैं। पता नहीं क्यों सरकारें और लोग यानी इतिहासकार उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। उनके पास जवाब है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितने भी विवाद उनको लेकर के उठे, जितने सवाल खड़े किए गए, जो जिज्ञासाएं उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने जाहिर की, उनमें से किसी एक का भी जवाब कभी नहीं मिला। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल पर आ रहे थे, तब उन्होंने बताया था और कहा था, विश्वास दिलाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत के बारे में गुत्थी को वो सुलझाएंगे, सारे पेपर सबके सामने रखेंगे। पता नहीं क्या व्यवस्था है। लेकिन बीते दिनों फिर नेताजी सुर्खियों में आ गए। एक तरफ वो सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि ब्रिटेन के महाराज की मूर्ति हटा करके वहाँ नेताजी की मूर्ति लगा दी गई। दूसरी तरफ यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वस्तुतः भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और इसके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य भी दिए गए। इस पर भी विवाद चल ही रहा है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। जो लोग नेताजी को पहले प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उनका आधार क्या है। नेहरू और नेताजी के बीच ये जो सियासत शुरू हुई है, ये जो सवाल शुरू हुए हैं, इनका हल क्या होगा और क्या होना चाहिए। नेताजी स्वतंत्रता इतिहास के सर्वाधिक त्रासदपूर्ण नायक हैं। शेक्सपियर होते तो उनको लेकर एक दुखांत नाटक लिख मारते। नेताजी एक संघर्षशील जननायक हैं जो स्वनिर्मित है। दुनियादारी भरे प्रपंच उन्हें गिराने में दशकों तक ओवरटाइम करते रहे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को बहुमत से पराजित कर नेताजी त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहला प्रत्याशी गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को सुझाया था। तभी यूरोप में लंबे विश्राम के बाद नेहरू भारत लौटे थे। उन्होंने खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रस्ताव रखा, मगर निश्चित पराजय की आशंका से मौलाना ने उसे स्वीकार नहीं किया। सुभाष बाबू तब तक भारत के युजन का सपना बन चुके थे। नेहरू तब 50 के थे, सुभाष बाबू 40 के थे। अजेय थे। आज्ञाबद्ध होकर पट्टाभी ने जो 60 साल के करीब रहे, उम्मीदवारी हेतु हामी भर दी। गांधीवादियों को अचरज होता है कि समभाव और मर्यादा के कठोर अनुयायी बाबू को सुभाष से इतनी बेरुखी क्यों थी। शायद सुभाष की कार्य योजना में हिंसा की वितृष्णा नहीं थी, खासकर चौरी चौरा के बाद जन आंदोलन को वापस लेने के कारण। मगर बापू को बोस ही ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर रंगून रेडियो से संबोधित किया था। फिर उनकी उपेक्षा का सवाल क्यों। अब सरदार पटेल, नेहरू आदि ने चतुराई भरी चाल चली। एक प्रस्ताव पास कराया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बापू की सहमति से गठित होगी, जबकि पार्टी संविधान के हिसाब से नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी टीम नामित करेगा। किया तो यह गया कि तैराक की टांगें बांध दी गई और उसे नदी में उतार दिया गया। नतीजतन असहमत सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया। यह कदम पराजित गिरोह की सरासर बेईमानी थी। इज्जतदार आदमी के सामने विकल्प क्या था, केवल इस्तीफा। बोस ने तत्काल पद तज दिया। यह घटना अत्यंत हृदयस्पर्शी रही। कारण यही था कि त्रिपुरी में सोशलिस्ट गुट के पुरोधा जन सभी बोस के खिलाफ थे। नेहरू की डुग्गी और ढोल बजा रहे थे। लोहिया, जेपी, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेता भी। अध्यक्ष पद जीतते ही बोस द्वारा पहली घोषणा हुई कि राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड गठित हो जो आज़ाद भारत में विकास को गतिशील बनाए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की इस अवधारणा को जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बना करके बाद में साकार किया। यह वैसे ही रहा जैसे सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद नारे को बाद में जवाहरलाल नेहरू ने आत्मसात किया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बोस को माना जाए। यह बड़ा जोरदार, विधिसम्मत, तर्कपूर्ण प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदी को स्वीकारना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसी प्रावधान की पुष्टि करता है कि राष्ट्र के लिए निश्चित भूभाग, स्वायत्त प्रशासन और वित्तीय तथा सैन्य व्यवस्था हो। अतः सुभाष चंद्र बोस ने 29 दिसंबर 1943 के दिन शहीद तथा स्वराज द्वीप घोषित कर दिया था। अंडमान फिर उपनिवेश नहीं रहा, मुक्त हो गया था, जबकि गुलाम भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ था। तब जाकर नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार तो भागकर लंदन आए, पनाह पाए। फ्रेंच, नॉर्वे, डेनमार्क आदि राष्ट्रों के समानांतर अस्तित्व को कानूनी मान्यता दे दी थी। इन सब देशों पर हिटलर का कब्जा हो गया था। अतः मुक्त अंडमान ही वैसा था। तो आखिर
अंडमान को अधिमान्यता क्यों नहीं दी गई, सुभाष बाबू को अधिमान्यता क्यों न दे दी जाए। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि दिल्ली में शासक ब्रिटेन ने अपनी संसद में अधिनियम पारित कर दिल्ली का राज कांग्रेस को हस्तांतरित किया था। दूसरा भूभाग जिन्ना को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य शक्ति के बल पर साम्राज्यवादियों को शिकस्त दे करके अंडमान उनसे छीना था। बोस स्वयं कहा करते थे वे भीख में स्वतंत्रता नहीं लेंगे। वायसराय लुई माउंटबेटन ने नेहरू को स्वतंत्रता बख्श दी थी। वैधानिक स्थिति यही है, अर्थात आज़ाद हिंद की सरकार ही प्रथम स्वतंत्र स्वचालित सरकार मानी जानी चाहिए। पर बोस के आकस्मिक निधन से स्थिति बदल गई। भारतीय संविधान का सोशलिस्टों ने 1947 में बहिष्कार किया था। उनका नारा था, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। पर नेहरू को जल्दी थी, मुकुट धारण करने की बेसब्री थी, इसलिए विभाजन मान लिया। जिन्ना को बिना संघर्ष किए, बिना जेल गए इस्लामी सल्तनत मिल गई। कराची पहुंचते ही जिले ही इलाही वे बन गए, न वोट न चुनाव। वाह, यूं भी कितने हैं इस्लामी राष्ट्र जहां सत्ता विरासत में न कि मतदान द्वारा प्रदत्त होती है। उस विधि सम्मत तर्क के समर्थन में हिंदुस्तानी नाम के ग्रुप का विस्तृत विवरण यहाँ पेश किया जाना उचित होगा। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार हुई थी। इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री का जिम्मा संभाला। जापान के अलावा 9 देशों की सरकारों ने आज़ाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी, जिसमें जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड, मंचूरिया और क्रोएशिया जैसे देश शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर की कैथी सिनेमा हॉल में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। वहां पर नेताजी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति चुने गए थे। वित्त विभाग SC चटर्जी को, प्रचार विभाग अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। बाद में अय्यर साहब स्वाधीन भारत के सूचना विभाग के निदेशक बने। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने जापान, जर्मनी की मदद से आज़ाद हिंद सरकार के नोट छपवाने का प्रबंध किया और डाक टिकट भी तैयार करवाए। जुलाई 1943 में बोस पनडुब्बी से जर्मनी से जापान नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज और इंडियन लीग की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अंडमान निकोबार में तिरंगा झंडा फहराया। यह तिरंगा आज़ाद हिंद सरकार का था। कहा जा सकता है कि पहली बार अंडमान निकोबार को स्वतंत्र कराया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने वहाँ झंडा फहराया और आज अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। नेहरू ने उसके बहुत बाद में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्रता बख्शी, तब जाकर के उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। इसलिए यह विवाद निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा कि क्या पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को माना जाना चाहिए या जवाहरलाल नेहरू को। इस विवाद में दम है और यह विवाद अभी जेरे बहस रहेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।